स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज के सत्र में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में आप सभी स्वयं अधिक से अधिक जुड़ें और लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो। परम पूज्य गुरुदेव की किताबें जो हैं और उसमें सन्निहित जो सुविचार हैं साथियों, वो जीवन में अमृत के समान है। ऐसा सौभाग्य बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होता है कि मनुष्य जन्म प्राप्त करने के पश्चात वो किसी सत्साहित्य से जुड़ करके ज्ञान यज्ञ की प्राप्ति करें। गुरुदेव के साहित्य को पढ़ने के पश्चात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि यदि मुझे आचार्य श्री का साहित्य समय से प्राप्त हो गया होता तो आज मैं राजनीति में जाने के बजाय उनके चरणों में बैठ करके आध्यात्म की शिक्षा ग्रहण कर रहा होता। ऐसे महापुरुषों ने जब आचार्य श्री की किताबों से ज्ञान लाभ प्राप्त किया है तो हम सबको अवश्य ही पूज्यवर के इन विचारों से जुड़ करके अपने जीवन को संवारने की कोशिश करनी चाहिए। आज का अध्याय है मनुष्य और जीवन क्या है। इस संदर्भ में पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, मनुष्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर विज्ञान के पास बहुत ही साधारण है। उसे सही मान लेने पर मानवीय सत्ता अत्यंत तुच्छ और उपहासास्पद बन जाती है। रसायन शास्त्रियों की दृष्टि में मानव शरीर अनेक रासायनिक यौगिकों का सम्मिश्रण है। यह यौगिक प्रायः 15 तत्वों से बने हैं। ये हर दिन खर्च होते हैं और नए आधारों से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आय व्यय का संतुलन बना रहता है। केमिस्ट्री ऑफ मटेरियल्स के अनुसार शरीर को 100 इकाई का मानकर उसमें तत्वों का प्रतिशत अनुपात इस प्रकार बताया गया है। पहला, ऑक्सीजन 65% वायु और जल से प्राप्त हो। दूसरा, हाइड्रोजन 10% पानी से प्राप्त। इस प्रकार 75% जीवन साधन वायु और जल से प्राप्त हो जाते हैं। भोजन से कुल मिलाकर 25% आवश्यकताएं पूरी होती हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। कार्बन 18%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%, पोटेशियम 0.35%, सल्फर 0.25%, सोडियम 0.15%, क्लोरीन 0.05%, मैग्नीशियम 0.05%, लोहा 0.4%, आयोडीन, फ्लोरीन, सिलिकम तीनों मिलकर 0.46%, कुल योग 100। उपर्युक्त तत्वों और यौगिकों की आवश्यकता पूरी करने के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अम्ल, फैट, चिकनाई, विटामिन, साल्ट, लवण, मिनरल, खनिज, जल की जरूरत पड़ती है। ये पदार्थ किसी को मिलते रहें तो समझना चाहिए उसकी आवश्यकता पूर्ण हो गई। इससे आगे जीवन निर्वाह के लिए और कुछ करना नहीं है। आर्थिक विश्लेषण के अनुसार मनुष्य का मूल्य और भी कम है। 10 गैलन पानी, 7 साबुन की टिक्की बन सके इतनी चर्बी, 900 पेंसिलें बन सकें जितना कार्बन, 10 डिब्बी माचिस बन सकने जितना फास्फोरस, एक छोटी सी कील बन सकने जितना लोहा, एक कुत्ते के जुएं मार सकने जितना गंधक, एक मुर्गी का दरबा पोंछ सकने जितना चूना, 22 सेर बर्फ पिघला सकने जितनी गर्मी, 3 गुब्बारे उड़ाने के काम का हाइड्रोजन तथा ऐसी ही कुछ और अधिक से अधिक कुछ और स्वल्प मूल्य की वस्तुएं इस शरीर में हैं, जिनकी बाजारू कीमत नहीं के बराबर है। अधिक से अधिक 25 रुपए हो सकती है उसकी फेस वैल्यू,
बाजारू कीमत नहीं के बराबर है। वस्तुतः कीमती तो उसका यथार्थ मूल्य इंट्रिंसिक वैल्यू ही है। यो नोट की फेस वैल्यू 10-20 पैसे और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू छपे रुपए के बराबर होती है। पर मनुष्य के बारे में यह बात उल्टी है। उसका दृश्य मूल्य कुछ नहीं, वास्तविक आंतरिक चेतनात्मक मूल्य ही सब कुछ है ना। जैसे कागज का टुकड़ा ही तो है, पर उस कागज के टुकड़े पर 100 रुपए लिख दिया और रिजर्व बैंक ने अथॉरिटी दे दी तो वो कागज का टुकड़ा 100 रुपए का कीमती कागज बन गया। उसी प्रकार इस जीवन में आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो कुल 25 रुपए हैं जितनी आवश्यकता इसकी, पर उसकी चेतनात्मक मूल्य सब कुछ है जो बहुत अधिक है। जीवन क्या है? जीवन, इसकी व्याख्या करते हुए रसायन शास्त्र हमें क्रोमोसोम, जीव, न्यूक्लियोटाइड, ऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड जैसे वृक्ष पादपों से घिरे सघन वन में ले जाकर खड़ा कर देता है, पर यह नहीं बताता कि वह मूल सत्ता क्या है जो विभिन्न स्तर का डीएनए बनाती है और उन्हें एक दूसरे से नहीं बदलने देती। जीवाणु विज्ञानी कहते हैं जिस प्रकार पदार्थ परमाणुओं का समुच्चय है, उसी प्रकार शरीर जीवाणुओं का साकार मंडल है। पर वे जीवाणु तो जादुई गति से जन्मते, बदलते और मरते हैं। इस परिवर्तन के प्रभाव जीव को रीति नीति बदलने के रूप में क्यों दृष्टिगोचर नहीं होता? इसका उत्तर जीव विज्ञानियों के पास भी नहीं है। जीव शास्त्र के अनुसार प्रौढ़ावस्था के मनुष्य शरीर में प्रायः 600 से 800 खरब कोशिकाएं होती हैं। इनमें से प्रति सेकंड लगभग 5 करोड़ मर जाती हैं और उतनी ही नई उत्पन्न होती हैं। जब तक उत्पन्न होने का क्रम बढ़ा चढ़ा और मरने का क्रम हल्का रहता है, तब तक शरीर विकसित होता है। जब दोनों क्रम समान रहते हैं तो स्थिरता रहती है, और जब नष्ट होने की गति तीव्र तथा उत्पन्न होने की मंद हो तो फिर वृद्धता आ घेरती है और उसकी और अधिक बढ़ोतरी अशक्तता, रुग्णता को बढ़ाते बढ़ाते मृत्यु के दरवाजे पर पहुंचा देती है। परमाणु विज्ञान के अनुसार जड़ परमाणु विशेष स्थिति में जीवन जैसा आचरण करता है और पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी रीति नीति अक्षुण्ण बनाए रखता है। परमाणु की संघटना से जड़ चेतन पदार्थों की रचना मानी जाती है। परमाणुओं को पदार्थ की सबसे छोटी दृश्यमान इकाई माना जाता है, पर अब विकसित विज्ञान ने इससे आगे तथ्यों का रहस्योद्घाटन किया है। वस्तुतः इस विश्व में शक्ति की सत्ता ही ओतप्रोत हो रही है। उस शक्ति महासागर से हिलोरें उठती रहती हैं, उन्हें तरंगों का स्वरूप मिलता है। इन तरंगों की विभिन्न आवृत्तियां फ्रीक्वेंसी होती हैं। तरंगों की हलचलें प्रकाश एवं शब्द उत्पन्न करती हैं। वे दोनों परस्पर उलझते सुलझते विविध अणु परमाणुओं के रूप में बादलों की बनती बिखरती आकृतियों के रूप में सामने आते हैं। वस्तुतः परमाणुओं को कण नाम दिया जाना गलत है, उन्हें शक्ति तरंग भर कहा जाना चाहिए। उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, किंतु भ्रम ऐसा ही होता है कि अणु स्वतंत्र सत्ताधारी है। डॉक्टर एच.एस. वर ने अपने साथियों सहित प्राणियों की जिस जैविक विद्युत के शास्त्र की रचना की है, उसमें प्राणिज विद्युत का आधार एवं क्रियाकलाप भौतिक बिजली से भिन्न है। वे प्राणिज विद्युत में इच्छा और बुद्धि का सम्मिश्रण भी मानते हैं, भले ही वह कितना ही झीना क्यों न हो। इसी प्रवाह के कारण प्राणिज विद्युत अपने अपने क्षेत्र में विशेष परिस्थितियों एवं साधनों की संरचना करती है। प्राण चुंबकत्व पदार्थ में से अपने उपयोगी भाग को खींचता है, उसे अपने ढांचे में ढालता है और इस योग्य बनाता है कि चेतना के स्वर में अपना ताल बजा सके। किस प्राणी के डिंब से किस आकृति प्रकृति का जीव उत्पन्न हो, इसका निर्धारण मात्र रासायनिक संरचना के आधार पर नहीं हो जाता, वरन यह निर्धारित रज और शुक्र कीटों के भीतर भरी हुई चेतना के द्वारा होता है। उसी चुंबकत्व से भ्रूण में विशिष्ट स्तर की प्राणियों की आकृति एवं प्रकृति ढलना शुरू हो जाती है। यदि ऐसा न होता तो संसार में पाए जाने वाले समस्त प्राणी प्रायः एक ही जैसी आकृति प्रकृति के उत्पन्न होते, क्योंकि अणुओं का स्तर प्रायः एक ही प्रकार का है। उनमें जो रासायनिक अंतर है, उसके आधार पर कोटि कोटि वर्ग के प्राणी उत्पन्न होने और उनकी वंश परंपरा चलते रहने की गुंजाइश नहीं है।
अधिक से अधिक इतना ही हो सकता था। कुछ थोड़े से अंतर की जीव जातियां इस संसार में दिखाई पड़ती। वंश परंपरा और जीव विज्ञान का जो स्वरूप सामने है, उनमें प्राणी चुंबकत्व की अपनी विशिष्ट भूमिका है। प्रस्तुत पंक्तियों में साथियों, पूज्य गुरुदेव विज्ञान के माध्यम से विभिन्न जीवों की स्थिति परिस्थिति पर प्रकाश डालते हैं, और फिर विज्ञान जहां असमर्थ हो जाता है, वहां प्राणी चुंबकत्व की बात कर पूज्य गुरुदेव अन्य जीवों में जो विविधता पाई जाती है, उन सब का वर्णन करते हैं। आगे कहते हैं कि अणु विज्ञान के आचार्य नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर हैरल्ड सी उरे का कथन है कि अकार्बनिक पदार्थों की कार्बनिक पदार्थों में बदल जाने के कारण एमिनो एसिड है। इस रसायन के परमाणुओं का निर्माण कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के विशिष्ट संयोग से हुआ है। इस विचित्र संयोग के कारण बना यह रसायन जड़ को चेतन में बदलने की भूमिका प्रस्तुत करता है। डॉक्टर हैरल्ड के अनुसार पृथ्वी का आदिम वायुमंडल अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन से भरा था। उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम थी। जब स्थिति बदली और ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो एमिनो एसिड उत्पन्न हुआ और जड़ पदार्थों ने चेतन बनने की हलचलें आरंभ कर दी। ये व्याख्याएं नितांत अधूरी हैं। इनमें केवल जीव की प्राण प्रक्रिया का विद्युत हलचलों का विवरण मिलता है, पर मूल प्रश्न का उत्तर इनसे नहीं मिलता। पदार्थ का एक नियत निर्धारित गति होती है। मानवीय चेतना में जो रुचि, इच्छा, आकांक्षा, भावना की भिन्नता पाई जाती है और पल पल पर बदलती रहती है, भावुकता के उभार उसे चित्र विचित्र अनुभूतियों का रसास्वादन करते हैं। ये सब क्या है? इसका उत्तर परमाणु शास्त्र दे नहीं पा रहा है। ऊर्जा विज्ञान जीवन को शक्ति समुच्चय बताता है। ध्वनि, प्रकाश, चुंबक की तरह ताप भी एक प्रचंड शक्ति है। प्राण उस ताप का ही एक विशिष्ट परिपाक है। शरीर में जो गर्मी पाई जाती है वही जीवन है। ठंडा होते ही प्राण मर जाता है। अस्तु ताप की एक विचित्र प्रक्रिया को जीवन धारा कहा जा सकता है। शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों के पीछे ऊर्जा विज्ञान नियत स्थानों पर नियत धातुओं में नियत प्रकार की ऊर्जा को ही कारण मानते हैं। उनके कथनानुसार स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापमान 36.6 अंश सेंटीग्रेड होता है। रक्त में शर्करा 0.1% रहती है और सामान्य रक्तचाप 100 से 140 मिलीमीटर तक मरकरी कॉल के मध्य होते हैं। भीतरी तापमान 36.6 अंश सेंटीग्रेड रहता है, किंतु बाहरी त्वचा की गर्मी 33 अंश से अधिक नहीं होती। यदि बाहरी तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे न गिरे और 45 सेंटीग्रेड से अधिक न बढ़े तो भीतरी तापमान की स्वाभाविक स्थिति से शरीर का सामान्य क्रियाकलाप ठीक प्रकार चलता रहता है। शरीर की मांसपेशियां आवश्यक ऊष्मा पैदा करती रहती हैं। शरीर में 24 घंटे में 60 से 80 लाख कैलोरी ऊष्मा बाहर फेंकता है। बिजली का सामान्य घरेलू मीटर भी प्रायः इतनी ही गर्मी पैदा करता है। रक्त की गर्मी शरीर की ऊष्मा का संतुलन बनाए रहती है। जब गर्मी की मात्रा बढ़ जाती है तो रक्त तेजी से शरीर में दौड़ने लगता है और आवश्यक गर्मी बाहर फेंक देता है। किंतु जब सर्दी होती है तो वह शरीर से ही ऊष्मा का संचय करने लगता है। प्रातः काल का तापमान प्रायः 36 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है, जबकि सायंकाल का 37.5 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचता है। दिन की अपेक्षा रात को तापमान कुछ घटा हुआ रहता है। रीढ़ की हड्डी के ऊपर मस्तिष्क के नीचे शरीर का ताप नियंत्रक केंद्र है। वहां से शरीर की आवश्यकता अनुसार ताप को न्यूनाधिक किया जाता है। यदि इस केंद्र को कृत्रिम रूप से उल्टा प्रभावित कर दिया जाए तो घोर गर्मी में भी सर्दी की
कपकपी छूटेगी और घोर सर्दी में भी जेठ की दोपहरी जलती अनुभव होगी। बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, ये शरीर का विज्ञान है साथियों, जो पूज्य गुरु जी ने यहाँ हम सब लोगों को बताया है। ये विषय थोड़ा चूँकि विज्ञान से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसा लगेगा कि बड़ा क्लिष्ट है, पर वास्तव में उतना क्लिष्ट नहीं है जितना आपको लग रहा है। ये शरीर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। यदि आप इन्हें दोबारा फिर से सुने तो आपको सुनने में बड़ा आनंद आएगा और आपको एक नई जानकारी इस शरीर के लिए प्राप्त होगी। इसलिए भावपूर्वक इसको समझने की आवश्यकता है। अगला बिंदु है जीवन का अस्तित्व ह्रास। कुछ समय पूर्व जब वैज्ञानिक ये मानते थे कि जीवन या चेतना शरीर बनाने वाले कोशों सेल्स शरीर का वह छोटे से छोटा टुकड़ा जिसमें जीवन के सभी लक्षण मौजूद हों, कि रासायनिक चेतना के अतिरिक्त कुछ नहीं है, पर सजीव और निर्जीव कोशों सेल्स के विस्तृत अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों की उक्त धारणा भी नष्ट हो चुकी है और अब जो सिद्धांत सामने आए हैं वो इस बात के साक्षी हैं कि मनुष्य के शरीर में भरी हुई चेतनता को स्थिर रखने में कोशों की रासायनिक प्रक्रिया सहायक तो हो सकती है, पर वही आत्मचेतना हो ये नितांत भ्रम मूलक है। जीवित कोश जिस रासायनिक पदार्थ से बने होते हैं उसे प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं, पर कोश का संपूर्ण भाग प्रोटोप्लाज्मा ही नहीं होता। प्रोटोप्लाज्मा एक प्रकार का तरल द्रव्य होता है, वो एक स्थान पर कुछ गाढ़ा और कुछ कड़ा सा होता है। इस स्थान से ही प्रोटोप्लाज्मा में रासायनिक हलचल के लिए स्पंदन निकलते रहते हैं। ये कहना चाहिए कि प्रोटोप्लाज्मा का जीवन इस केंद्रक पर आधारित है। इस केंद्रक के बीच में एक और गोला होता है, उसे केंद्रिका न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अतिरिक्त कोश में आकर्षण मंडल, आकर्षण बिंदु, कोशिका आवरण और शून्य स्थान भी होते हैं, पर मुख्य रूप से संपूर्ण कोश में यह केंद्रक ही चेतना का मूल बिंदु है। एक कोशीय जीव अमीबा के विस्तृत अध्ययन से पता चलता है कि गति, उत्तेजनशीलता, पोषण, स्वांगीकरण, वृद्धि, उत्सर्जन, जनन, ये 6 प्रक्रियाएं कौन कौन सी? मूवमेंट, इरिटेबिलिटी, न्यूट्रिशन, एसिमिलेशन, ग्रोथ, एक्रेशन और फिर छठवां है रिप्रोडक्शन। ये 6 क्रियाएं केंद्रक की इच्छा और स्पंदन के ही परिणाम है। सामान्यतः इन 6 क्रियाओं के आधार पर ही मनुष्य को भी जीवित माना जाता है। केंद्रीय रूप से शरीर की ये क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं तो मनुष्य की मृत्यु हो गई मान ली जाती है। इन क्रियाओं को समझ लेना आवश्यक है। पहली गति, अमीबा को देखने से पता चलता है कि अमीबा जीव के रूप में एक जीवित और स्वतंत्र कोश अपने प्रोटोप्लाज्मा की थैली में से उंगली की तरह का कुछ हिस्सा बाहर निकालता रहता है और जिधर ये भाग निकल पड़ता है उधर ही अमीबा चल पड़ता है। मनुष्य शरीर रचना जिस पुरुष का बीज कोश और नारी के रज से मिलकर के होती है, वह कोश अपना विस्तार यद्यपि एक निश्चित सिद्धांत पर करता हुआ शरीर के निश्चित बनावट अंग प्रत्यंग बनाता है, पर उनकी विकास गति भी ठीक इसी सिद्धांत पर काम करती है। उत्तेजनशीलता का अर्थ है अनुभूति या तन्मात्रा। मनुष्य शरीर में यह काम नाड़ियाँ, एफरेंट एंड इफरेंट नर्व्स, एफरेंट और इफरेंट नर्व्स साथियों क्या है? एक जो मस्तिष्क से सूचना, मस्तिष्क की बात अपने इंद्रियों तक पहुंचाती है और एक है जो इंद्रियों से सूचना लेकर के मस्तिष्क तक पहुंचाती है। पर यह नाड़ी मंडल शरीर के संपूर्ण कोशों में छाया हुआ है, अर्थात प्रत्येक कोश अमीबा के समान ही उत्तेजनशील होता है। अमीबा से शरीर के निकट गर्म आग, ठंडी बर्फ, विद्युत, अम्ल कोई वस्तु लाई जाए तो वह तुरंत पीछे भागता है। इसी गुण का नाम उत्तेजनशीलता है। शरीर में ये क्रिया झटके से उस संकट से हाथ हटाने जैसी होती है। हमारे शरीर के किसी अंग को कांटा चुभ जाए तो इसी गुण के आधार पर मस्तिष्क को सूचना पहुंचती है। देखने में ये दर्द उंगली या शरीर के किसी भी हिस्से में होगा, पर उसका अनुभव मस्तिष्क कर रहा होगा। अर्थात मस्तिष्क वाली चेतना सारे शरीर में प्रत्येक कोश के केंद्र की तरह स्थित होकर काम करती है। पोषण और स्वांगीकरण का अर्थ भोज्य पदार्थ को ग्रहण करना और उसे आत्मसात करके शरीर को शक्ति देना। अमीबा प्रोटोप्लाज्मा से 2 चोंच सी निकाल कर करता है। शरीर में भी पाचन क्रिया यद्यपि पेट में होती सी प्रतीत होती है, पर जिस तरह अमीबा ऑक्सीजन के सहयोग से भोजन किए हुए को प्रोटोप्लाज्म में बदलता है,
उसी प्रकार पाचन संस्थान की सहायता से वह अन्न ही क्रमशः रक्त, वीर्य, ओज में परिवर्तित होकर सारे शरीर में आत्मसात होता रहता है। उत्सर्जन पाचन की तरह मल विसर्जन की क्रिया का नाम है। ये अमीबा भी करता है और मलमूत्र, थूक, पेशाब, पसीने के रूप में मनुष्य का शरीर भी। वृद्धि का गुण भी शरीर के कोशों में ठीक अमीबा की तरह ही होता है। जिस प्रकार भोजन से अमीबा का प्रोटोप्लाज्म बढ़ता है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी। जनन की क्रिया भी एक अमीबा से केंद्रक सहित प्रोटोप्लाज्म के 2 हिस्सों में बट जाने के रूप में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस क्रम में होती रहती है। मनुष्य शरीर में भी कोश ऐसे ही बढ़ते हैं और निश्चित आकार प्रकार वाले अंग बनाते हैं। जब तक कोशों में ये क्रिया चलती रहती है, तब तक शरीर जीवित माना जाता है, किंतु मृत्यु घोषित हो जाने के बाद भी ये क्रियाएं कुछ देर तक चलती रहती हैं। शरीर की सड़न, दुर्गंध, बालों का बढ़ना जैसे लक्षण इस बात के प्रमाण हैं कि शरीर की रासायनिक प्रक्रिया मृत्यु के बाद तब तक चलती रहती है जब तक शरीर पूर्णतया सड़ गलकर नष्ट नहीं हो जाता। इसलिए चेतना को रासायनिक प्रक्रिया न मानकर एक स्वतंत्र सत्ता ही माना जा सकता है। ये विचारणीय प्रश्न है भैया। इसका प्रमाण जीवित और निर्जीव कोशिका में स्पष्ट अंतर से व्यक्त होता है। जब तक मनुष्य जिंदा रहता है, तब तक प्रोटोप्लाज्म अत्यंत कोमल, लसदार और निरंतर अपना रूप बदलता रहता है। कभी फेन की तरह दिखाई देता है, कभी मरुस्थल की चमक के समान, किंतु मृत अवस्था में उसकी वह चमक समाप्त हो जाती है। वह उबलते हुए अंडे की सफ़ेदी के समान हो जाता है। इस अंतर के कारण ही वैज्ञानिक भी असमंजस में हैं और वह भी पूर्णतया मानने को तैयार नहीं होते कि शरीर की रासायनिक क्रिया ही जीवन है। इसके विपरीत संत हरिदास जैसे योगियों ने समाधि लगाकर ये सिद्ध कर दिया है कि चेतना एक स्वतंत्र अस्तित्व है और इसे ऐच्छिक ढंग से शरीर से निकाला और प्रविष्ट कराया जा सकता है। इसका एक और उदाहरण है इंग्लैंड के कर्नल टाउनशेंड। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति पर अपनी तीव्र नियंत्रण प्राप्त किया था। वे जब भी चाहते अपने प्राण शरीर से निकाल लेते थे और कुछ देर बाद बाहर रहकर फिर उसमें प्रवेश कर जाते थे। इसी आधार पर उन्होंने जीवन को शरीर के रासायनिक प्रक्रिया से भिन्न अस्तित्व प्रतिपादित किया था। एक बार 3 सरकारी डॉक्टर के सन्मुख उन्होंने प्रयोग किया। अपने शरीर से उन्होंने सारी चेतना को समेट लिया। इसके बाद डॉक्टरों ने सारी परीक्षाएं कर ली और शरीर को पूर्ण मृत पाया। हृदय, नाड़ी, रक्त संचालन की सारी क्रियाएं बंद हो गईं। शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया। थोड़ी देर बाद फिर अपने शरीर में आ गए और फिर शरीर अपनी सामान्य स्थिति में आ गया। ये डॉक्टरों के सामने एक चुनौती थी। उन्हें मानना ही पड़ा कि जीवात्मा सचमुच ही शरीर से पृथक कोई अन्य तत्व है। मनुष्य का शरीर जिन छोटे छोटे सेल्स अर्थात मनुष्य शरीर जिस प्रोटोप्लाज्म नामक जीवित पदार्थ से बना है, उसका सबसे छोटा टुकड़ा से बना है, उसकी लघुता की कल्पना नहीं की जा सकती। उसके भीतर उससे भी सूक्ष्म कण विद्यमान है। उदाहरण के लिए परमाणु का व्यास 0.0000001 मिलीमीटर है, तो उसके केंद्रक का व्यास 0.0000000000001 मिलीमीटर होगा। अब इस केंद्रक में भी एक विशेष प्रकार की रासायनिक बनावट होती है, जिसे क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। रासायनिक भाषा में इसे डीएनए कहते हैं। उसकी आकृति मरोड़ी हुई सीढ़ी के समान होती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस डीएनए में सारे संसार भर का दृश्य, श्रव्य और ज्ञान भरा हुआ है। एक केंद्रक की डीएनए में जो भाषा अंकित होती है, उसमें 1 खरब अक्षर होते हैं, जबकि संपूर्ण शरीर में 600 से 800 खरब कोशिकाएं होती हैं। यदि 600 खरब कोशों में अक्षर खोदे जाएं, तो अकेले मनुष्य शरीर में ही 600 खरब गुणे 1 खरब अर्थात 600 खरब अक्षर आ जाएंगे। फ्लशिंग मेडो, न्यूयॉर्क का वो स्थान जहां दोनों टाइम कैप्सूल जमीन में गाड़े गए हैं, में गाड़ी गई इस पिटारी में जबकि कुल 1 करोड़ अक्षर ही थे, तब ये मानना चाहिए कि मनुष्य शरीर में तो ऐसी 600 खरब पिटारियों का ज्ञान भरा होना चाहिए। कोश जिस प्रकार ज्ञान, गुण और संस्कारों से मुक्त नहीं, उसी प्रकार वह पदार्थ से रहित भी नहीं रह सकता। जबकि पदार्थ कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं, ब्रह्मांड का गुण मात्र है। इसलिए ये समझने में कोई दिक्कत नहीं कि शरीर रूपी पिटारी में ज्ञान विज्ञान से अनादि स्रोत ही नहीं,
पदार्थ की स्थूल संस्कृतियां भी निश्चित रूप से बंद हैं। जमीन में गाड़े गए टाइम कैप्सूल तो कभी खराब भी हो सकते हैं। मनुष्य शरीर जैसा कैप्सूल तो हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध है। विज्ञान जहां आज ब्रह्मांड में पहुंच के अनेक रहस्य खोल रहा है, वहां उसकी उपलब्धियां और इस तरह के प्रमाण इस बात के साक्षी हैं कि मनुष्य पदार्थगत जगत के विस्तार में जो कुछ पाना चाहता है वो सब बीज में उसके भीतर ही बंद है। इसके लिए अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये सब एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में क्यों नहीं आता, विज्ञान अथवा योगियों की दृष्टि में ही यह सब क्यों है, ये एक प्रश्न है। इसका उत्तर विज्ञान और योग दोनों का एक ही है। वो ये है कि सूक्ष्मतर अवस्था में पहुंचने के लिए अपनी इंद्रियों को भी सूक्ष्म बनाना होगा। टाइम कैप्सूल में वो सब यंत्र रखे गए हैं जिनकी मदद से पिटारी में बंद सभी वस्तुओं को कभी भी खोलकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उसी प्रकार चेतना को सूक्ष्मावस्था में प्रवेश कराकर हम भी समय, गति और ब्रह्मांड से परे उन सभी वस्तुओं को समझने, जानने और प्राप्त करने में समर्थ हैं, जो स्थूल दृष्टि से देखने में लाखों करोड़ों मील दूर अब नहीं भविष्य में होने वाली है या पहले कभी हो चुकी है। इस प्रकार से साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जो मनुष्य शरीर के ज्ञान विज्ञान का हम सबको दर्शन करा रहा है, इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि वास्तव में इस धरती पर सबसे बड़ा आश्चर्य मनुष्य का अपना ये शरीर है। और इस शरीर से ही इस बात का प्रमाण मिलता है कि वास्तव में ईश्वर हम सब के बीच में है और ईश्वर के कारण ही, चेतना के कारण ही ये शरीर है, न कि रासायनिक पदार्थों की हलचलों के कारण। इस अध्याय का निचोड़ यही है, सार यही है। सारी जानकारी एक तरफ, पर सार यही कि रासायनिक तत्व के हलचल मात्र से ये शरीर और ये जीवन नहीं है, ये उसी चेतना के कारण है जो बिल्कुल स्वतंत्र है। और वो चेतना ही इस बात का प्रमाण है कि वो परम चेतना ईश्वर अवश्य है। इसी बात के लिए ये अध्याय गुरुजी ने लिखा। और इस अध्याय में जितने भी वैज्ञानिक बातें कही गई हैं, जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे, पर जिन्होंने विज्ञान को उतनी गंभीरता से नहीं पढ़ा होगा उनके लिए थोड़ी असुविधा होगी। पर सार संक्षेप उनके लिए भी यही है। तो आइए गायत्री मंत्र पढ़ें और आज के सत्र को विराम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। सबको नमस्कार। शुभ रात्रि।